हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर। और आरंभिक नगर का हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था वो हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो कच्चा माल किसे कहा जाता है? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे में लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपास से क्या बनाया जाता है? कताई बुनाई करके कपड़ा जो है तैयार किया जाता है कपास से। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान और राजस्थान से हड़प्पा के लोग जो थे तांबा का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टीन था उसका आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से। तो कांसा कैसे बनता था? तांबे और टीन के मिश्रण से कांसा बनता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो फिर सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक से। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो पौधों के अवशेषों से क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाते थे? तो कौन सी फसल उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे हड़प्पा के लोग। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो जमीन के लिए जो हल का प्रयोग था वो एक नई बात थी हड़प्पा में। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों की झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। तो वे जो थे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। तो धौलावीरा कहाँ बसा है? कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे जो है धौलावीरा नगर बसा था। वहीं साफ पानी मिलता था। तो धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। तो धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और हड़प्पा के ज़्यादातर नगरों को 2 भागों में बांटा गया है, परंतु धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।
यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक में अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो खंभात की खाड़ी में कौन सा नगर बसा था? लोथल। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। तो जो बड़ा तालाब मिला है वह लोथल का बड़ा बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। जो समुद्र के किनारे जो थी नावें चलती थी वह रुकती थी वहाँ पे। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो माल जो था यहाँ पे चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर उपलब्ध थे। तो लोथल में क्या क्या उपलब्ध थे? मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फिर मैं आगे अध्ययन करती हूँ। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर बनाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहर की छाप को क्या कहते हैं? मुहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें जो है पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अन्यत्र नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो बड़े बड़े मकबरों को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? पिरामिड के नाम से। राजाओं के मरने पर उनके अवशेषों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। तो इन शवों को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था।
तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर है चैप्टर 3 हम लोग का समाप्त हो गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हम लोग देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा।